तो वेलकम फ्रेंड्स। तो आप लोग कैसे हैं? इसके पहले वाले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि कोई न्यूक्लियस कैसे रेडियो एक्टिव होता है, मतलब उसमें रेडियो एक्टिव का नेचर कहाँ से आता है। तो क्या हम लोगों ने सीखा था, बताओ? कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपल्सिव फोर्सेस लगाते हैं, जबकि न्यूट्रॉन में ऐसा नहीं होता क्योंकि न्यूट्रॉन चार्जलेस होते हैं। और प्रोटॉन को रिपल्सिव फोर्स लगा के दूर फेंकना चाहते हैं, यानी कि न्यूक्लियस को अनस्टेबल करना चाहते हैं। तो उसको कंपनसेट करने के लिए इन न्यूक्लियस में चाहे प्रोटॉन हो, चाहे प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो, चाहे न्यूट्रॉन हो, इन न्यूक्लियस में आपस में एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स काम करता है, जो कि न्यूक्लियस की रेंज में ही करता है। और वो इन नेचर अट्रैक्टिव होता है। क्या होता है? अट्रैक्टिव होता है। तो अगर प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं, अगर इनके बीच में काम करने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनको दूर भगाना चाहता है स्ट्रांगली, यानी न्यूक्लियस को अनस्टेबल करना चाहता है, तो इनको बांध के रखने के लिए, यानी कि न्यूक्लियस को स्टेबल करने के लिए स्ट्रांग न्यूक्लियस फोर्स काम करते हैं, जो कि इनको बांध के रखते हैं। तो ठीक है, और तब ये न्यूक्लियस स्टेबल हो जाता है। और अगर ये न्यूक्लियस बाय द चांस ऐसे स्टेबल नहीं हो पाया फोर्स बैलेंसिंग के थ्रू, तो फिर ये अनस्टेबल न्यूक्लियस क्या करता है? ये एनर्जी और मास दोनों, जो भी इसको लगता है कि हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया है, उसको फेंक देता है बाहर। मतलब सेल्फ डिसइंटीग्रेशन करता है, खुद का डिसइंटीग्रेशन, खुद को डीके करता है और स्टेबल न्यूक्लियस में बदल जाता है। उस दौरान इसकी आइडेंटिटी भी चेंज हो सकती है। मतलब अगर ये न्यूक्लियस किसी एलिमेंट का है, तो हो सकता है कि सेल्फ डिसइंटीग्रेशन के बाद या रेडियो एक्टिव होने के बाद ये किसी दूसरे एलिमेंट में बदल जाए। ठीक है, तो ये था रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट, जो हमने आपको पिछले वाले एपिसोड में डिटेल से समझाया है। अब हम थोड़ा आगे बात करते हैं। तो हम लोगों ने रेडियो एक्टिविटी के बारे में जाना, यानी रेडियो एक्टिविटी इज ए टाइप ऑफ द सेल्फ डिसइंटीग्रेशन, खुद को ध्वस्त करने की प्रक्रिया है न्यूक्लियस की। ध्वस्त नहीं कह सकते हो, मतलब धीरे धीरे ख़त्म करना या धीरे धीरे अपना डिसइंटीग्रेशन, समझ रहे हो ना? मतलब डीके होना, लेकिन ये ख़त्म नहीं होता है, ये स्टेबल न्यूक्लियस की ओर जाने का प्रयास करता है। एक अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबल न्यूक्लियस बनने का अटेम्प्ट करता है। ठीक है, देखो, चलें आगे। ये जो रेडियो एक्टिविटी जो होती है ना, मतलब सेल्फ डीकेइंग या रेडियो डीकेइंग, जो भी आप कह लो, रेडियो डीकेइंग प्रोसेस। तो ये जो रेडियो एक्टिविटी होती है, उसमें एक बहुत ख़ास बात होती है। क्या होती है? देखना, अभी हम बताते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम यूरेनियम लेते हैं, यूरेनियम के न्यूक्लाइड्स लेते हैं, मतलब न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं केवल। तो यूरेनियम न्यूक्लाइड्स लेते हैं हम। तो आप जानते हो कि इसके 235 ग्राम, यानी कि एक मोल यूरेनियम न्यूक्लाइड्स में कितने न्यूक्लियस होंगे?
आवोगैड्रो नंबर के इक्वल, वो आप जानते ही हो, मोल आवोगैड्रो कॉन्सेप्ट। न्यूक्लाइड्स लिखना थोड़ा स्टैंडर्ड लगता है। तो 1 मोल यानी 235 ग्राम यूरेनियम 235 में इतने न्यूक्लाइड्स होंगे, यानी टोटल इतने न्यूक्लियस होंगे। ठीक है, इतने मतलब बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप 1 ग्राम की भी बात करो, 1 ग्राम यूरेनियम 235 में अभी कितने न्यूक्लियड्स होंगे, तो 235 से डिवाइड कर दो तब भी लगभग 2 × 2×10⁻21 न्यूक्लाइड्स होंगे उसमें, इतने न्यूक्लियस होंगे कह सकते हो। मतलब 10⁻21 न्यूक्लाइड्स, मतलब अभी भी हैं उसके अंदर। 1 ग्राम यूरेनियम 235 कर लिया, यानी इतने न्यूक्लियस हमारे ऑब्जर्व में हैं। लेकिन हम ये नहीं बता सकते हैं कि इतने न्यूक्लाइड्स में इतने न्यूक्लियस, अगर आप अलग अलग उनको न्यूक्लियस के रूप में देखें तो उनमें से कौन सा न्यूक्लियस रेडियो एक्टिव प्रोसेस के थ्रू गुजरेगा, मतलब कौन सा न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होगा, आप बता नहीं सकते। ये बिल्कुल रैंडम प्रोसेस है। कोई भी न्यूक्लियस या न्यूक्लाइड, जो भी आप कहना चाहो, डिसइंटीग्रेट हो सकता है, यानी रेडियो एक्टिव प्रोसेस से गुजर सकता है। वो इमिट अल्फा बीटा निकाल सकता है। इतने न्यूक्लियस हैं 1 ग्राम यूरेनियम 235 में, एवरेज 10⁻21, बहुत ज़्यादा। इतने ढेर सारे रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस हमारे पास हैं, लेकिन हम तब भी नहीं बता सकते हैं कि इनमें कौन सा न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होगा। तो रेडियो एक्टिविटी जो होती है वो प्योरली रैंडम बेसिस पर है। आप बता नहीं सकते हैं कि नहीं इतने न्यूक्लियस हैं हमारे पास, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस या रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड्स, उसमें से ये वाला न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होगा, ऐसा आप नहीं बता सकते। बिल्कुल स्टेटिस्टिकल है। कोई भी, सबको इक्वल चांस है, कोई भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो सकता है, यानी रेडियो डी के प्रोसेस से गुजर सकता है। अल्फा बीटा गामा जो भी है वो निकाल सकता है कोई भी। तो रेडियो एक्टिविटी इज ए रैंडम प्रोसेस। आप किसी न्यूक्लियस को प्री डिटरमाइन नहीं कर सकते, नहीं यही न्यूक्लियस रेडियो एक्टिव होगा, अब इसी का नंबर है। इतने न्यूक्लियस हैं लेकिन अब इसका नंबर है, ऐसा आप जज नहीं कर सकते। ठीक है, अब आते हैं आगे। देखो, अब हम अपने मेन फार्मूला पे आते हैं। अब हम फार्मूला डेराइव करते हैं। देखो, रेडियो एक्टिविटी, मान लो कि हमारे पास कोई एक रेडियो न्यूक्लाइड एलिमेंट है। ठीक है, मतलब जैसे ही अभी हमने बोला था ना, एक ग्राम हमने लिया यूरेनियम 235, तो वैसे ही हमने कुछ एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया और उसमें देखा कि उसमें टोटल n, अभी टोटल n रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड्स हैं।
उसमें टोटल n रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड्स हैं अभी अभी, जो कि अभी डीके नहीं हुए हैं, अनडीकेड, मतलब जो अभी विघटित नहीं हुए हैं, अनडीकेड टोटल n रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड्स हैं। एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए कि हमारे पास n रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड्स यूरेनियम के हैं, यानी कि n न्यूक्लियस, n अनडीकेड यानी अविघटित, हिंदी में अविघटित मतलब विघटित नहीं हुए हैं, डिसइंटीग्रेटेड नहीं हुए हैं, अभी बस इतने रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड्स हैं अभी। तो इनके डिसइंटीग्रेशन होने की रेट, यानी कि इनके डिसइंटीग्रेशन होने की स्पीड, रेट या विघटित होने की दर, अगर हिंदी में पढ़ो, यानी dN/dt, इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव रेट, कैपिटल R लिख सकते हो, डिसइंटीग्रेशन रेट या रेडियो एक्टिव रेट कह सकते हो, या केवल एक्टिविटी भी कह सकते हो, डिसइंटीग्रेशन रेट, या और इसको केवल रेडियो एक्टिविटी या ओनली एक्टिविटी भी आप बोल सकते हो। तो एक्टिविटी का मतलब क्या है कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो न्यूक्लाइड्स, यानी कितने रेडियो न्यूक्लाइड्स इस एलिमेंट के डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं इन यूनिट टाइम रेट। तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर पर सेकेंड, इतने रेडियो न्यूक्लाइड डिसइंटीग्रेशन जो भी हैं इन यूनिट टाइम मीन्स नंबर पर सेकेंड में, डिसइंटीग्रेशन जो है वो नंबर्स में, और पर सेकेंड अगर टाइम ले रहे हो तो पर सेकेंड में। तो ये जो डिसइंटीग्रेशन जो रेट आता है, या रेडियो एक्टिविटी रेट कह लो या एक्टिविटी ओनली कह लो, ये देखा गया है कि ये प्रोपोर्शनल टू होता है जितने मौजूद अभी उसमें अनडीकेड यानी अविघटित यानी अनडिसइंटीग्रेटेड, जो कि अभी मतलब डिसइंटीग्रेट नहीं हुए हैं, उनके प्रोपोर्शनल होता है ये देखा जाता है। अब ये डिसइंटीग्रेशन हो रहा है मतलब कि क्षय या डीके हो रहा है, तो निगेटिव रो यहाँ साइन लगाते हैं, निगेटिव, क्योंकि नंबर्स लगातार कम होंगे ना। डिसइंटीग्रेशन होगा तो न्यूक्लाइड्स की संख्या घटती जाएगी, उस एलिमेंट के न्यूक्लाइड्स की संख्या घटती जाएगी। ये बात अलग है कि दूसरा एलिमेंट के जो भी स्टेबल बनेगा उसकी बढ़ती जाएगी, लेकिन जिस एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, जैसे अभी हमने सिर्फ इसकी बात किया, फॉर एग्जांपल हमने इसको लिया, तो इसके जो न्यूक्लाइड्स हैं वो घटते जाएंगे, तो इसीलिए वहाँ निगेटिव साइन लगा दिया। तो जो ये डिसइंटीग्रेशन रेट है यानी -dN/dt, ये प्रोपोर्शनल होता है कि उस समय कितने रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड उस मटेरियल में मौजूद हैं जो कि अभी अनडीकेड हैं, मतलब डिसइंटीग्रेटेड नहीं हुए हैं। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक सैंपल है जिसमें 25 × 10⁻10 न्यूक्लाइड्स हैं और दूसरा है 5 × 10⁻10 न्यूक्लाइड्स सेम एलिमेंट के, जैसे मान लो यूरेनियम 235 के ही ले लो। एक सैंपल में इतने अनडीकेड रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड्स जो कि अभी प्रेजेंट हैं, मतलब अभी डीके नहीं हुए हैं,
और दूसरा सैंपल हमने लिया जिसमें इतने हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस सैंपल में प्रेजेंट रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड्स ज़्यादा हैं, यानी कि इस सैंपल में एक्टिविटी ज़्यादा होगी, यानी इस सैंपल में डिसइंटीग्रेशन रेट और रेडियो एक्टिव रेट और है ना वो ज़्यादा होगा, आर ज़्यादा होगा। आर मीन्स dN/dt माइनस डिसइंटीग्रेशन रेट ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें प्रेजेंट अनडीकेड रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस ज़्यादा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे जैसे ये n घटता जाएगा, मतलब जैसे जैसे ये डिसइंटीग्रेटेड होते होते नंबर्स घटते जाएंगे, एक्टिविटी रेट भी उसी प्रोपोर्शनल में घटती जाएगी, यानी अब धीरे धीरे डिसइंटीग्रेशन होगा। शुरू में जितना ज़्यादा एलिमेंट न्यूक्लाइड्स होंगे उतना तेज़ी से इंटीग्रेशन होगा। धीरे धीरे जब वो घटते जाएंगे न्यूक्लाइड्स, तो वो जो ये एक्टिविटी है यानी जो डिसइंटीग्रेशन जो रेट है वो घटता जाएगा। तो हमको मिला कि रेडियो एक्टिविटी रेट और डिसइंटीग्रेशन रेट और सिंपल यू में से एक्टिविटी आर, जिसको हम लिख सकते हैं -dN/dt, यानी डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लाइड्स का जो रेट है वो प्रोपोर्शनल का अगर आप निशान हटा दें या साइन हटा दें तो वहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको बोलते हैं लेम्डा। ये वेयर लेम्डा इज द डीके कांस्टेंट। और ये एक एलिमेंट के लिए फिक्स होता है, मतलब अगर यूरेनियम का डीके कांस्टेंट अलग है तो थोरियम का डीके कांस्टेंट अलग होगा, प्लूटोनियम का अलग होगा। ऐसा समझ में आया? इसको बोलते हैं डीके कांस्टेंट। और सिंपल समझ में आ रहा होगा कि डीके कांस्टेंट ये क्या है, ये है नंबर पर सेकेंड। अगर आप सेकेंड में टाइम लो, ये तो न्यूक्लियाइड्स के नंबर हैं, तो नंबर पर सेकेंड, और इधर ये नंबर, तो नंबर गया। तो डीके कांस्टेंट का अगर यूनिट यानी कैसे नापोगे तो समझ में आ रहा है कि डीके कांस्टेंट का यूनिट क्या है, टाइम का इन्वर्स यानी पर सेकेंड या पर टाइम, जो भी है। आप सेकेंड में ले रहे हो तो पर सेकेंड, घंटे में ले रहे हो तो पर घंटा, ठीक है, आवर कह लो, पर आवर। तो ये रेडियो एक्टिविटी का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक फंडा, कि रेडियो एक्टिविटी और एक्टिविटी यू में से और डिसइंटीग्रेशन रेट और रेडियो एक्टिविटी रेट आर रेट इज इक्वल टू -dN/dt means the rate of decay of the radioactive nuclides is proportional to first the number of the present undecayed radioactive nuclides, मौजूदा समय में कितने अविघटित रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड्स हैं। और अगर आप इस प्रोपोर्शनल के निशान को हटाना चाहें तो लेम्डा n, ठीक ऐसे लिख सकते हो। ये है रेडियो एक्टिव प्रोसेस का बेसिक फंडा। अब देखो यहाँ पर हो, हमको मिला रेडियो एक्टिविटी या एक्टिविटी R इक्वल टू -dN/dt इक्वल टू लेम्डा n। थोड़ी देर के लिए हम R को या एक्टिविटी को ऐसे लिखते हैं, उसकी बात नहीं करते हैं। यहाँ पे आओ, तो dN/dt इक्वल टू -λn, ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत? dN/n इक्वल टू -λdt, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं।
अब देखो, शुरुआत में किसी टाइम जब हमने घड़ी देखी तो मान लो टाइम हो रहा था t1, और तब हमने रेडियो एक्टिव जो न्यूक्लाइड्स जो उसमें प्रेजेंट थे, अनडीकेड याद रखना, अनडीकेड जो प्रेजेंट थे, मान लो थे वो N1। फिर कुछ समय के बाद T2 टाइम पर हमने मेजर किया कि अब अनडीकेड बचे हैं N2। अनडीकेड याद रखना, ये अनडीकेड हैं। तो आप समझ गए कि कितने डीकेड हुए, बीच में कितने न्यूक्लियाइड्स डीके हो गए, कितने N2 - N1, आप समझ गए। ठीक है, तो जरा ये लिमिट यहां पे लगाओ, तो इंटीग्रेशन dn/n इक्वल टू -λ dt इंटीग्रेशन T1 टाइम पर N1 थे और T2 टाइम पर N2 हो गए। शुरू में T1 टाइम पर, किसी टाइम T1 पर हमने देखा तो N1 थे, उसमें अनडीकेड सैंपल में अनडीकेड न्यूक्लियाइड्स, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड्स या न्यूक्लियस कह लो, कितने थे, N1 थे, और T2 टाइम पर N2 थे, तो हमने ये लिमिट लगा दी। इसकी आप जानते हैं क्या आएगा, इंटीग्रेशन log En और N1 to N2, और यहाँ पर -λ और ये टाइम T, और यहाँ पर T1 to T2, यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो ये आ जाएगा आपका log E N2 - log E N1, यही आएगा, इक्वल टू -λ और ये T2 - T1। कोई दिक्कत? ये log E N2/N1 इक्वल टू -λ T2 - T1, दोनों ओर एक्सपोनेंशियल ले लो, ये तो आप जानते ही हो, लॉगरिदमिक रूल है। N2/N1 इक्वल टू e की पावर -λ T2 - T1। T1 टाइम पे N1 रेडियो न्यूक्लाइड्स थे अनडीकेड, तो टाइम इंटरवल T2 - T1 के बाद किसी टाइम, दूसरे टाइम या कर लो T2 पर कह लो, तो उसमें N2 न्यूक्लाइड्स बचेंगे। तो N2 इक्वल टू N1 e की पावर -λ T2 - T1। ये थे शुरुआत में अनडीकेड, मतलब मौजूदा, जो अभी डीकेड नहीं हुए थे, जो भी रेडियो एक्टिव प्रोसेस द्वारा डिसइंटीग्रेट नहीं हुए थे, वो न्यूक्लियाइड्स, और ये थे किसी टाइम T1 पर और T2 टाइम पर, यानी इतने टाइम इंटरवल के बाद इतने रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड्स बचेंगे जो कि अभी अनडीकेड रहेंगे। बाकी N2 - N1, यानी इनके बीच का जो डिफरेंस है, N2 - N1, गलत, N1 थे, अब N2 बचे हैं, तो N1 - N2 ये डीकेड हो जाएंगे, ये रेडियो एक्टिविटी द्वारा डीकेड हो जाएंगे, मतलब डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। समझ में आया? अब लोग क्या करते हैं कि लोग मान लेते हैं कि शुरुआत में लिख लेते हैं कि शुरुआत में एट टाइम t इक्वल टू 0, यानी T1 की जगह पर 0, तो तब N1 को वो लिखते हैं कभी कभी फार्मूलों में N0, मतलब टाइम t इक्वल टू 0, मतलब शुरुआत में N0 है, तो एट टाइम इक्वल टू t पर, यानी T2 की जगह पे t लिख देते हैं और मान लेते हैं कि N2 को हम N से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये आ जाएगा
n इक्वल टू n नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी। यानी अगर शुरुआत में n नॉट अनडिसइंटीग्रेटेड यानी अनडीकेड रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड्स हैं तो टाइम t के बाद इतने बचेंगे, बाकी डिसइंटीग्रेटेड हो जाएंगे, जहाँ पर लेमडा डी के कांस्टेंट है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? इस तरह से निकाला जाता है कि कितने अभी हैं रेडियो न्यूक्लाइड्स और गिवन टाइम इंटरवल के बाद कितने रेडियो न्यूक्लाइड्स बचेंगे, बाकी डीकेड हो जाएंगे। तो ये फार्मूले हैं, ये डेरिवेशन है, इसको आप अच्छे से समझ लो। एक चीज़ और बता देते हैं, हाफ लाइफ क्या होता है। तो हाफ लाइफ समझ रहे हो ना कि वो टाइम इंटरवल जब आधे रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड्स डिसइंटीग्रेट हो जाएं, यानी वो रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस द्वारा डीके हो जाएं, तो वो टाइम इंटरवल अगर उसको रिप्रेजेंट करते हैं टी हाफ से, ऐसे टी हाफ लिखते हैं, बड़ा मतलब टी और नीचे हाफ, यानी ये बताता है वो टाइम इंटरवल जिसमें आधे रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड्स डीके हो गए, अब आधे बचे हैं। यानी अगर टाइम हम लें ये T1/2 तो वहाँ पर जो बचेंगे आधे तो हो गए डीके, अब जो बचे हुए हैं वो इनिशियल का आधा बचे हुए हैं, आधे डीके हो गए। तो यहाँ पे रखो जरा n की जगह पर n0/2, इसको मिटा दें तो इस फार्मूले में रखो n की जगह पर n0/2 ओके इक्वल टू n नॉट ओके ई की पावर ओके माइनस लेमडा ओके और टाइम की जगह पर हाफ लाइफ मतलब वो लाइफ जिसमें गिवन सैंपल से आधे रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड्स डिसइंटीग्रेट हो गए और आधे बचे। तो ये बचे जो हैं वो n बचे वाले होते हैं वहाँ पर, तो n वो हैं जो बचे हैं, तो हाफ जब डिसइंटीग्रेट हो गए तो हाफ बचेंगे ना इनिशियल के, तो वही वहाँ जो n है वही लिखा है कि इनिशियल का हाफ बचे। याद रखना यहाँ n नॉट भी इनिशियली अनडिसइंटीग्रेटेड थे और ये फाइनल अनडिसइंटीग्रेटेड हैं, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो डिसइंटीग्रेटेड होता है, वो डीके हो गए। तो यहाँ पे ये n नॉट कैंसिल, तो 1/2 इक्वल टू ई की पावर माइनस लेमडा और टाइम की जगह पर हाफ लाइफ टाइम टी हाफ लिखेंगे। इसको लॉग ले लो तो लॉग 1 माइनस लॉग E2 इक्वल टू माइनस लॉग ई पर इसको लोगे तो कितना आएगा जानते हो, लॉग ई और ई की पावर माइनस लेमडा 1/2, ये नेचुरल लॉग है। तो ई पर ई बेस कैंस मतलब केवल आ जाएगा लेमडा और टाइम की जगह पर T1 इतना हाफ, और ये कि इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू माइनस लॉग E2, तो माइनस माइनस कैंसिल, यानी यहाँ से हाफ लाइफ टाइम आ जाएगा log 2 नेचुरल बेस ई डिवाइडेड बाय लेमडा। तो किसी एलिमेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट की अगर आपको न्यूक्लाइड की अगर आपको हाफ लाइफ निकालनी है तो हाफ लाइफ क्या होती है, log 2 नेचुरल बेसिस पर हैं और डिवाइडेड बाय डी के कांस्टेंट, डिवाइडेड बाय डी के कांस्टेंट।
तो यहाँ से आप लिख सकते हो हाफ इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है 0.693 डिवाइडेड बाई लेमडा। ये है हाफ लाइफ का फार्मूला। ठीक है, अगर हमको किसी रेडियो न्यूक्लाइड का डीके कांस्टेंट पता है तो हम बता देंगे कि गिवन सैंपल कितने टाइम में आधा रह जाएगा, मतलब गिवन सैंपल में उसके रेडियो न्यूक्लाइड आधे रह जाएंगे। सैंपल नहीं आधा रह जाएगा, उसके रेडियो न्यूक्लाइड्स आधे रह जाएंगे। समझ में आया? उसके न्यूक्लियस आधे रह जाएंगे। वो चेंज होकर हो सकता है दूसरे में बदल जाएं, जैसे यूरेनियम थोरियम में बदल जाए, वो बात अलग है, लेकिन जो यूरेनियम है वो आधा रह जाएगा। कहने का मतलब ये है। तो हाफ लाइफ का फार्मूला ये है, आप इसको याद रखिए। इतने टाइम में गिवन सैंपल से पर्टिकुलर जो जिस रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड की बात हो रही है वो आधे रह जाएंगे, आधे डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। और ये फंडामेंटल फार्मूला है। किसी भी टाइम इंटरवल के बाद में लगाने के लिए, किसी भी टाइम इंटरवल में लगाने के लिए ये मतलब फंडामेंटल फार्मूला। तो आई थिंक आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि कैसे निकालते हैं कि कितने डीके हो गए रेडियो न्यूक्लाइड और कितने बचे हुए हैं। और रेट, डिसइंटीग्रेशन रेट या एक्टिविटी, इससे अगर किसी टाइम पर हमको ये पता चल जाए कि अभी n नंबर हैं उस सैंपल में रेडियो न्यूक्लाइड्स के जो डिसइंटीग्रेटेड नहीं हुए हैं, तो हम उस टाइम पर एक्टिविटी निकाल लेंगे। ये पर्टिकुलर टाइम पे निकाली जाती है, क्योंकि अगले टाइम पर हो सकता है ये नंबर बदल जाए n, मतलब कुछ प्रेजेंट में कुछ रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड डीके और हो जाए तो ये फिर से बदल गया n, तो ये फिर से एक्टिविटी बदल गई। तो एक्टिविटी किसी पर्टिकुलर टाइम पे निकाला जाता है। जितने मौजूदा या प्रेजेंट में अनडीकेड रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड्स, उसी प्रोपोर्शनल में एक्टिविटी मिलेगी आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड में हम आगे चलेंगे, आगे बात करेंगे इसी पर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।